नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का नाम उजागर कर दिया, जो कि एनडीए के उम्मीदवार होंगे। और नड्डा साहब, जेपी नड्डा को मैं खड्डा भी कहता हूँ, वो खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है वो भारतीय जनता पार्टी में। तो जेपी नड्डा और खड्डा ने सीपी राधाकृष्णन का नाम घोषित कर दिया है। अभी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और 31 अगस्त को वो अपने नॉमिनेशन को फाइल करने वाले हैं और एनडीए की सभी पार्टियां उनको सहयोग करेंगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा खड्डा की बैठक में इस पर सहमति बनी। नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया अभी 5 मिनट पहले, और 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे, जबकि ना तो उनका वोट होता है और ना ही उनका कोई पार्टिसिपेशन होता है। परंतु ये तमाशा भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती है, वो इवेंट मैनेजर है। ढोल ढमक्का करना, डांस करना, नारे लगाना, मोदी मोदी करना, इसके बिना उनकी रोटी हजम नहीं होती। तो इसलिए जो जिनका ताल्लुक नहीं है उस चुनाव से, उनको भी जानबूझकर भीड़ इकट्ठी करने का ये शोषण नरेंद्र मोदी करता रहता है। ये उसका काम है ये। और 9 सितंबर को अगर आवश्यक हुआ तो वोटिंग होगी और उस दिन काउंटिंग भी हो जाएगी, क्योंकि 700-800 वोट सारा ही है। तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात को अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था और धनखड़ को अमित शाह ने कहां गायब कर दिया है। वो प्रश्न यक्ष है, खड़ा है, स्वस्थ है, जिंदा है, नहीं है, उसके विषय में बीजेपी का कोई छुटभैया नेता, टटपूंजिया नेता भी उसके बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी 2 तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। अब मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का मानने वाला, उसको सालों साल फॉलो करने वाला, वो राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, परंतु वो चुनावी उम्मीदवार एनडीए के होंगे। कमाल की बात देखो, ये न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक एनडीए आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम कर फैसला कर सकता, और उन्होंने कर दिया। अब केरल में कुछ नोट करते प्रधानमंत्री मोदी, भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा खड्डा भी मौजूद हैं। अब ये 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव है। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को होगा, नामांकन 21 अगस्त को होगा, वोटिंग या रिजल्ट ये 9 सितंबर को होगा, और नाम वापसी के बाद 25 अगस्त के बाद अगर कोई दूसरा नाम नहीं आता तो इनको बहुमत से सिलेक्टेड मान लिया जाएगा। तो लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, 1 सीट खाली है। एनडीए के 293 हैं सांसद हैं। इसी तरह राज्यसभा में 245 सांसद हैं।
5 सीट खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं, यह मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस प्रकार सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को 422 सदस्यों का समर्थन हासिल है। वैसे जो नामांकित सदस्य हैं वो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में एंटर कर चुके हैं। चमचागिरी तलवे चाटू का ऐसा नया नमूना आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। वो जो नरेंद्र मोदी मुंह से कड़वा कड़वा बोलता है, अपने पैरों में शहद लगा के घूमता है वो, इसलिए उसके चरण सारे ही चाटते हैं ये बीजेपी वाले। और बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था क्योंकि वो विपक्ष के थे, कांग्रेस के थे, कांग्रेस के नहीं, वो विपक्ष के थे। और अब जो लोकसभा के सदस्य हैं वो 240 या 243 टोटल सदस्य जो हैं वो कांग्रेस समर्थन वाले हैं लोकसभा में। और भारतीय जनता पार्टी के पास जो बहुमत है वो कम हुआ है। 2019 के बाद उनके पास समर्थन ज्यादा था, 2024 में कम हो गया है और कांग्रेस का और विपक्षी दलों का बढ़ गया है। जैसे कि अखिलेश यादव के पास 37 सीट्स हैं, तो मुकाबला कड़ा होगा। अब एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हैं, परंतु हिंदी में कह देते हैं उसको बसूड़ी ये पड़ी हुई है कि कहीं कोई मन की आवाज सुनकर मोदी की तरह मन की बात ना कर दे, मन की वोट न डाल दे, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता। और लोकसभा में 542 सांसद हैं, 1 सीट खाली है और बहुमत 391 वोट पर है। राज्यसभा में 240 सांसद है, 5 सीट खाली है। अब इंडिया के पास 422 हैं, एनडीए के पास 422 है, इंडिया के पास 312 सांसदों का बहुमत हासिल है। तो बहुमत से 79 कम है और 48 सांसद किसी गठबंधन में नहीं है। ये भी बात ध्यान रखने योग्य है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार थे, परंतु उसको नहीं चुना गया। भारतीय जनता पार्टी इस पद के लिए अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता को उम्मीदवार बना सकती है। फिलहाल जिन नामों पर पार्टी में विचार चल रहा था उनमें कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और दूसरा नाम सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर का भी था। परंतु इन नामों पर विचार हुआ होगा, परंतु जो राधाकृष्णन है, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनका नाम चुन लिया गया है। अब गहलोत जातीय समीकरण में फिट नहीं बैठे होंगे। अभी कर्नाटका के राज्यपाल हैं, 77 साल की उनकी उम्र है। राज्यसभा में सदन के नेता रह चुके हैं, साथ ही केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। अब ये जो 31 सांसद ज़्यादा हैं, अब उनमें क्या गड़बड़ हो सकती है और क्या गड़बड़ नहीं हो सकती, तो माथुर का भी जो 73 साल के, उनका भी कद्दावार नेता हैं, उनका भी नाम सभापति के लिए किया गया था। ऐसे हरिवंश नारायण सिंह जो उप सभापति हैं, 1956, मतलब कि करीब करीब 70 वर्ष के होने जा रहे हैं उप सभापति, और इसी एक आध महीने में शायद वो रिटायर भी होने वाले हैं। जनता दल यू के टिकट पर बिहार से राज्यसभा सांसद चुने गए थे। अब राष्ट्रपति की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति उनका काम संभालते हैं। अब भारत में उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। इन्हें 5 साल के लिए चुना जाता है। कार्यकाल पूरा होने के बावजूद नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर बने रह सकते हैं, परंतु उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति के ना रहने, बीमारी या किसी और वजह से काम ना कर पाने पर राष्ट्रपति ये जिम्मेदारी संभालते हैं। राष्ट्रपति के निधन पर, पद छोड़ने या किसी और वजह से
राष्ट्रपति पद खाली होने से लेकर चुनाव होने तक राष्ट्रपति के तौर पर काम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और अधिकार हासिल होते हैं। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव के 6 चरण हैं। निर्वाचक मंडल का गठन करना। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होना और निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तरीके होती हैं। स्टेप 3 नामांकन प्रक्रिया। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है और सांसदों के बीच प्रचार होता है। केवल सांसद मतदाता होते हैं, इसलिए यह प्रचार सीमित दायरे में होता है। उम्मीदवार और उसके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। हर सांसद मतपत्र पर प्रत्याशियों को प्राथमिकता के आधार पर 1, 2, 3 अंकित करता है। और स्टेप 6 है कि मतों की गिनती। परिणाम जीत के लिए कुल वैध मतों का साधारण बहुमत 50 से अधिक प्राप्त करना होता है। रिटर्निंग अफसर नतीजे की घोषणा करता है। अब ये जो सीपी राधाकृष्णन हैं, ये दरअसल अभी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और चार मई 1957 का इनका जन्म है। चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ये भारतीय राजनेता हैं। 2024 से महाराष्ट्र के 24वें और वर्तमान राज्यपाल हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और कोयंबटूर से 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। वह तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। हाल तक वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे और उन्हें पार्टी के अलावा आला कमान द्वारा केरल भारतीय जनता पार्टी प्रभारी नियुक्त किया गया था। अब इससे केरल का भी मंतव्य साध लिया जाता है, क्योंकि अगले वर्ष केरल के भी चुनाव होंगे। वह 2016 से 19 तक अखिल भारतीय क्वायर बोर्ड के अध्यक्ष थे, जो लघु कुटीर एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय MSME सदस्य थे के अधीन है। अब इसमें उन्होंने अपना कार्यालय 18 फरवरी 2023 को ये धारण किया था पद। और राजनीतिक कैरियर जो है उनका, लोकसभा में 2 बार सदस्य थे। 1998 के कोयंबटूर बम धमाकों के बाद और 98-99 के आम चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी। 98 में वो करीब 1.5 लाख मतों से अंतर से जीते थे और 99 में मात्र 55,000 के अंतर से जीते थे। 99 में उन्होंने कहा कि कोयंबटूर के मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मनाने की आवश्यकता नहीं है। 2004 में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी पार्टी की पीठ में छुरा नहीं घोंपा। तो ये क्यों कहा उन्होंने? इसका मतलब छुरा घोंपा है तभी कह रहे हैं, और अन्य दलों के साथ संबंधों में दरार पैदा नहीं की, जो की है। वो इस विषय में कह रहे हैं कि द्राविड़ मुनेत्र कड़गम द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ अपने संबंधों को समाप्त करने के बाद 2004 में गठबंधन बनाने पर काम करने वाले राज्य के नेताओं में से एक थे। राधाकृष्णन ने बाद में 2004 के चुनावों के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ संबंध बनाने के लिए राज्य इकाई के साथ काम किया। 2012 में राधाकृष्णन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता पर हमला करने वाले दोषियों के खिलाफ
निष्क्रियता का विरोध करने के लिए मेट्टुपालयम में गिरफ्तारी भी दी थी। इसका मतलब आने वाला उपराष्ट्रपति भी आरएसएस का चंटू बंटू होगा, ये बात पक्की है। और अभी हम कह भी सकते हैं, इससे कोई अवमानना नहीं हो रही। तो वह दक्षिण और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के सबसे सम्मानित नेता में से एक है। 16 साल की उम्र में 1973 में से 48 साल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से सीधे संगठन से जुड़े रहे हैं। मतलब प्योर तौर पर, खालिस तौर पर आरएसएस का पिट्ठू, चट्टा बट्टा अब उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है। तो 2014 में उन्हें कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नामित किया गया था। तमिलनाडु की दो बड़ी पार्टियां डीएमके और एआईडीएमके के गठबंधन के बिना उन्होंने 3,89,000 से अधिक मतों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया था, जो तमिलों में सबसे अधिक था। तमिलनाडु के सभी उम्मीदवारों के बीच सबसे कम अंतर से हारने वाले बीजेपी उम्मीदवार थे। उन्हें कोयम्बटूर में 2019 के चुनाव के लिए एक बार फिर पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया था। अब वो 18 फरवरी 2023 से झारखंड के 10वें राज्यपाल बनाए गए थे। वो क्योंकि कोश्यारी साहब ने अपनी होशियारी दिखाई थी। वो आरएसएस के सारे लोग बेईमान, पक्के, झूठे, जुमलेबाज और तलबे चाटू और हिंदू मुसलमान में शत्रुता पैदा करने वाले होते हैं। अब देखना ये है कि ये राधा कृष्णन क्या करने वाले हैं। क्या ये विपक्ष को बोलने का समय देंगे या नहीं देंगे? राज्यसभा को चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे? क्या ये बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे जैसे जगदीप धनखड़ ने बेशर्मी निर्लज्जता से काम किया था? तो देखना ये होगा कि वैसे साउथ के लोग थोड़े सभ्य होते हैं, परंतु संघ के लोग सभ्यता नाम की चीज से उनका कोई नाता नहीं होता दूर दूर तक। असभ्य, बदतमीज, निर्लज्ज, बेशर्म होते हैं पक्के। तो देखना ये है कि आने वाले चुनाव में सिलेक्शन के बाद ये सीपी राधाकृष्णन क्या करने वाले हैं। तो हमारी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ठीक होगा, कुछ ना कुछ खराब होगा। विपक्ष उनको स्वीकार करेगा, नहीं करेगा, सहयोग करेंगे, नहीं करेंगे, या नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड ऐसा बोलने का मंत्र पहले ही मोदी से जप कर आएंगे, या अमित शाह से पूरी क्लास लेकर आएंगे कि भैया ऐसे काम करना, ऐसे काम नहीं करना। और इस समय बीजेपी की लुटिया डूबी हुई है, अध्यक्ष नहीं मिल रहा। तो इसलिए बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए उन्होंने साउथ को साधने के लिए केरल के बेस्ड तमिलनाडु में रहने वाले महाराष्ट्र के उपराज्यपाल राधाकृष्णन को चुना है। हमारी उनको ना कोई सहानुभूति है और ना ही कोई विरोध है, और ना ही हमारी उनसे कोई दुश्मनी और ना ही प्रेम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जाने या एनडीए जाने या इंडिया गठबंधन जाने, ये सूचना हमने आपको देनी थी, ये न्यूज़ आपको हमने देनी थी। हमने अपना नैतिक कर्तव्य पूरा किया और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और अधिक से अधिक मात्रा में करेंगे। तो इसी के साथ आपसे इस एपिसोड में विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।